हिंदी मुझे हिंदी नहीं आता मुझे। आता मुझे। क्या आपकी भी यही समस्या है? हिंदी व्याकरण रटना पड़ता है। आज की क्लास में हम अलंकार जैसे कठिन टॉपिक को फिल्मी गानों के माध्यम से सीखेंगे। क्या आपने सोचा है कि इस गाने में भी अलंकार हो सकता है? फूलों सा चेहरा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं फिरोज सर और आज हम हिंदी व्याकरण के सबसे कठिन माने जाने वाले टॉपिक अलंकार को रटेंगे नहीं बल्कि गुनगुनाते हुए सीखेंगे, क्योंकि आज के एग्जाम्पल्स होंगे फिल्मी गानों से। यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार। तो अलंकार क्या होता है आपको पता है कि जो आभूषण है या गहना है उसका अर्थ है। अलम जोरकार यानी कि अलंकार, जो खूबसूरती बढ़ाए वही अलंकार है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे गहना जो है इस तरह की खूबसूरती को बढ़ाता है, उसी प्रकार जो अलंकार है वो कविता की खूबसूरती को बढ़ाता है। अब देखिए, खूबसूरती दो तरह की हो सकती है, या तो कोई देखने में बहुत अच्छा होगा या कोई मन से अच्छा होगा। तो उसी प्रकार कविता में भी है कि शब्द और अर्थ। शब्द जो बाहर से दिखता है, यानी कि मान लीजिए शरीर, ये शब्द है, और मन क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार की खूबसूरती है। तो कविता में भी इसी प्रकार शब्दालंकार और अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार के हम तीन भेद लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार पे। तो अनुप्रास अलंकार आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति यानी रिपीटेशन। मान लीजिए कोई काव्य पंक्ति है और उसमें एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कौन सा अलंकार है, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसको उदाहरण द्वारा समझिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यह यहाँ क्या है, च वर्ण की आवृत्ति है, च वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका सीधा सा पहचान का ट्रिक यही है कि मान लीजिए कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है और तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, सीधा सीधा है। अब इस गाने को सुनिए और आप खुद सोचिए कि इन गानों में कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, इन दोनों ही गानों में अनुप्रास अलंकार है। कैसे? पहला गाना रघुपति राघव राजा राम, देखिए र र र र र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर सुना आपने चंदा चमके चमचम, तो चंदा चमके चमचम, च च च। तो इन दोनों ही गानों में अनुप्रास अलंकार है। अगला लेते हैं यमक अलंकार। यमक में क्या होता है कि जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। मतलब एक शब्द देखिए कविता पंक्ति में दो बार आ गया और दोनों बार उसके अगर अर्थ अलग अलग है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घटा शब्द दो बार आ रहा है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, यानी कि काले बादल का घमंड घट गया। अब इसको इस गाने से और विस्तार से समझते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के। तो स्टूडेंट्स, इस गाने में यमक अलंकार है। कैसे? सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ देखिए एक शब्द है सजना, दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग है। पहले सजने का अर्थ क्या है, श्रृंगार करना। दूसरा अर्थ क्या है, सजना, यानी कि उसके जो प्रियतम या पति है। तो प्रियतम या पति के लिए वो सज रही है, श्रृंगार कर रही है। तो एक शब्द दो बार आया और दोनों बार उसके अर्थ अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। इसमें यमक का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक शब्द है और एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, एक से अधिक अर्थ हैं। यमक में क्या था कि एक शब्द दो बार आया और उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें क्या है कि एक शब्द के ही कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण समझिए, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और आटे चून के लिए जल। तो रहीम कहते हैं कि पानी रखना चाहिए और बिन पानी का सब सुना सुना है। जैसे मोती, अगर मोती में पानी ना हो तो चमक ना हो तो बेकार है, या मनुष्य में पानी ना हो यानी इज्जत ना हो तो बेकार है। उसी प्रकार चून में पानी ना हो तो वो बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार एक अर्थ के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है।
इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यह है शब्दालंकार। देखिए, अगर अक्षर रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार है। अगर एक शब्द रिपीट हुआ और अर्थ बदला, यानी कि एक शब्द 2 बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ है तो यमक अलंकार। और एक शब्द है और उसके कई अर्थ हैं तो वो श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार में ये 3 ही मेन है। आगे है अर्थालंकार। अर्थालंकार देखिए कई सारे हैं, लेकिन मूलतः एग्जाम में ये 5 ही आते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो इसका पहचान ट्रिक क्या है कि पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश। ये पहचान उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर अर्थ तो पता नहीं चल पाएगा, तो इन शब्दों को ध्यान देखिएगा, सा, सी, से, सम, सरिस। और इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए कि उपमा में क्या होता है, कोई फेमस चीज़ है और उस चीज़ से आपके सामने कोई वस्तु है तो उसकी आप तुलना कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए सीता चांद जैसी है, ठीक है, या सीता चांद सी है, तो सीता को चांद के समान किया बताए, तो ये मतलब क्या है, तुलना है। तो तुलना में क्या करते हैं, तो 4 चीज़ इसके अंग माने गए। ये एग्जाम में बार बार आता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। अब देखिए जिसकी तुलना हो रही है, जैसे मुख, तो वो क्या है, उपमेय है। उपमान क्या है, जिससे तुलना हो रही है, जैसे चंद्रमा। मैंने कहा कि चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्रमा फेमस चीज़ है, जिस चीज़ से तुलना हो रही है उपमान है और उपमेय मुख है। साधारण धर्म का तो समान गुण, जैसे दोनों के बीच क्या है, सुंदरता, सुंदर, तो दोनों के बीच जो कॉमन गुण है वो जो है साधारण धर्म होता है। और कोई वाचक शब्द जैसे सासी से, ये क्या है, वाचक शब्द होते हैं। इसको और थोड़ा सा इसे समझिए उदाहरण के द्वारा कि एक वाक्य है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसमें उपमेय मुख हो गया, उपमान चंद्रमा। जिस चीज़ की तुलना करेंगे वो उपमेय है, जिस चीज़ से तुलना करेंगे वो उपमान है। साधारण धर्म इस वाक्य में सुंदर है और वाचक शब्द क्या हो गया, सा। देखिए सासी से मैंने बताया कि ये उपमा अलंकार की पहचान है। इसका उदाहरण समझिए, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यानी कि परशुराम के वचन वज्र के समान कठोर है। बीच में एक देखिए शब्द वाचक शब्द आया, सम, समान, समानता बता रहे, तुलना कर रहे हैं, तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार को कुछ गानों के माध्यम से समझते हैं, तो इन गानों को देखिए और खुद से पता लगाइए कि इसमें उपमा अलंकार है या नहीं है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इन गानों में उपमा अलंकार है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो फूलों सा, चेहरा कैसा है, फूलों सा, तो चेहरा की तुलना फूल से की गई है। वाचक शब्द यहाँ सा है। दूसरा है ये चांद सा रोशन चेहरा, तो ये चांद सा रोशन चेहरा, तो चेहरा कैसा है, चांद सा है। यहाँ भी सा लगा हुआ है, चांद सा, तो चेहरा को चांद के समान बताया गया। इसका मतलब यहाँ भी उपमा अलंकार है। और एक उदाहरण बार बार आता है, आपने ये गाना सुना भी होगा कि सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो सागर जैसी आंखों वाली, तो आंख की जो तुलना है वो सागर से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर, रूपक अलंकार, कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना दिखाकर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने उपमा अलंकार में क्या पढ़ा कि सीता चांद सी है, सीता चांद जैसी है। लेकिन अगर मैं कहूँ सीता चांद है, जैसी नहीं है, सीता चांद है, तो रूपक अलंकार, मतलब एक दूसरे का रूप बता दिया गया। तो इसमें एक ट्रिक क्या है कि सासी से गायब रहेगा, क्योंकि सासी से जब रहा तो उपमा अलंकार है। और इसमें देखिएगा योजक चिन्ह हाइफन का इस्तेमाल होता है। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो योजक चिन्ह हाइफन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक। जैसे उदाहरण से समझिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो चांद को खिलौना मान लिया है। देखिए चंद्र और खिलौना के बीच योजक चिन्ह हाइफन लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि तुलना नहीं होती है, सीधा रूप दे दिया जाता है। तो रूपक अलंकार को कुछ बॉलीवुड के गानों से और विस्तार से समझते हैं। मेरी जिंदगी एक सफर है सुहाना, चांद मेरा दिल
चांदनी हो तुम। आपने गेस कर लिया होगा कि इन गानों में रूपक अलंकार है। तू मेरी जिंदगी है। अब देखिए, तू यानी किसी को कह रहा है कि वो जिंदगी है। जिंदगी जैसी नहीं है, बिल्कुल जिंदगी है। नेक्स्ट था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो जिंदगी को क्या माना गया है कि सुहाना सफ़र है। उसी तरह चांद मेरा दिल, दिल क्या है? चांद है। चांद जैसा नहीं है, चांद है। और तुम क्या हो? चांदनी हो। चांद जैसी नहीं हो, चांदनी हो बिल्कुल। और एक एक भजन आपने बार बार सुना होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए, राम नाम को ही रतन और धन मान लिया गया है, तो एक रूप बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? इन सभी गानों में रूपक अलंकार है। अगला लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। मतलब कोई चीज़ है, उसमें इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया। तो इसकी पहचान ट्रिक है, कुछ शब्द का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार कविता इस तरह एग्ज़ाम में आता है कि आपको अर्थ पता नहीं चलेगा, लेकिन इन शब्दों को अगर आपने देख लिया तो 100% है कि आप लगा के आएंगे बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसका ट्रिक है कि मानो मनहूँ मानो जनू जनहूँ ज्यों। इन शब्दों को एक दो बार बोल के देखिए, मानो मनु मनहूँ जानो जनू जनहूँ ज्यों। अब इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द हैं। तो जैसे ही आपको ये शब्द दिखे काव्य पंक्ति में, तुरंत उत्प्रेक्षा लगाइए। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। ऐसा लग रहा है कि मेघ किस प्रकार आ रहा है, जैसे कोई अतिथि हो, कोई मेहमान आया हो। अब इसमें देखिए, हो सकता है कि आपको अर्थ समझ में आ रहा, तो मैंने अभी एक जस्ट बताया था कि ये शब्द याद कर दीजिए। अब आपको इसमें दिख रहा होगा ज्यों, इस काव्य पंक्ति में ज्यों दिख रहा होगा। तो संभावना और कल्पना, उपमेय में उपमान की संभावना यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जरा इस गाने को सुनिए। मानो तो मैं अंगामा हूँ, ना मानो तो बहता। मानो तो मैं गंगा माँ। देखिए, मानने के लिए कह रहे हैं, यानी कि जानो मानो क्या आ गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक गाना आपने भी सुना होगा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। अब देखिए, जैसे मतलब यहाँ देखिए, जैसे से आपको मन में हो सकता है कि नहीं सर, जैसे सासी है तो उपमा नहीं, इसमें कल्पना की जा रही है। मैंने अभी बताया था उत्प्रेक्षा में क्या, संभावना या कल्पना। तो यहाँ जैसे जो है संभावना या कल्पना के लिए किया जा रहा है, तो इस गाने में भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार, कि जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय भावनाएं या क्रियाएं आरोपित की जाए। मतलब मान लीजिए कोई निर्जीव चीज़ है और वो जो है उसको मानव जैसा व्यवहार, यानी हंसना, रोना, खाना पीना, रूठना। एक गाना अभी बहुत फेमस हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम मेरा ही रूठा हुआ है। अब मौसम मेरा ही रूठा हुआ, मौसम कैसे रूठ सकता है? रूठना मनाना ये तो इंसान का काम है। तो मैं उस मौसम मेरा ही रूठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो इसका पहचान ट्रिक सिंपल है कि निर्जीव है या कोई इंसानी काम आ रहा है। तो देखिए, हंसना, रोना, सजना, शर्माना, बोलना, ये सारे शब्द, अगर ये क्रिया कोई, जैसे मैं कहूँ कि पत्थर पी रहे हैं चुपचाप पानी, पानी पत्थर कैसे पी सकता है? इंसान पानी पीता है ना? तो इस तरह से वहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कहें कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मेघ बंठन के सवर के तो इंसान जाता है सज सवर के, मेघ कैसे बंठन के सवर के आएगा? तो इसको और विस्तार से थोड़ा गानों के माध्यम से सीखते हैं। मज़ेदार गाने मैंने लगाए, तो इसको सुनिए और खुद से डिसाइड कीजिए कि इसमें मानवीकरण अलंकार है या नहीं है। जान से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। आप गानों में तो नहीं खो गए। मैंने कहा था कि आपको पता करना है कि इन गानों में मानवीकरण अलंकार है या नहीं, कि चांद सिफारिश जो करता हमारी। अब देखिए, चांद सिफारिश कर रहा है, चांद सिफारिश कैसे करेगा? इसका मतलब है सिफारिश करना क्या है? इंसानी काम है। तो इसका मतलब है यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दूसरा गाना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। अब देखिए, सावन आया है, सावन कैसे आएगा? जैसे लग रहा है चल के आ रहा है।
तो यहाँ सावन का मानवीकरण किया गया। उसी तरह चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना। अब कहना सुनना ये सब क्या है, इंसानी काम है, तो चांद का यहाँ मानवीकरण किया गया। और ये गाना सो गया ये जहाँ, सो गया ये आसमां। देखिए सो गया, अब आसमां और जहान यानी दुनिया कैसे सोएगा। आप जब एग्ज़ाम में इस तरह कोई भी कविता इससे मिलता जुलता, तो आप सोचिए कि अगर इंसानी काम है तो इंसानी काम जैसा लग रहा है, इसका मतलब है कि वो मानवीकरण अलंकार है। और आज की क्लास का लास्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति आपको पता है कि जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के, अतिशय यानी बहुत बात को बढ़ा के, उक्ति मतलब कथन, जब कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सीधा सा मतलब है कि अगर कोई असंभव सा, अकल्पनीय सा लगे कि बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि इसका है कि मैंने पैर पटका और ज़मीन धंस गए, या तलवार निकालते ही बिजली कड़क उठी, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल वर्णन हो तो समझ जाइए कि अतिशयोक्ति अलंकार है। इसको एक उदाहरण समझिए कि जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका से गिरी जल गई निशाचर भाग। ये क्वेश्चन DSSB में कई बार आ चुका है। देखिए हनुमान के ये वही प्रकरण है कि जब लंका में हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनकी पूंछ में बिल्कुल भी आग ना लगी और लंका पूरी जल गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उसी तरह ये था, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि महाराणा प्रताप के आगे आगे जा रहे थे और आगे नदी पड़ गई, और वो सोच रहे हैं कि अब चेतक जो है घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। तो राणा इधर सोच ही रहे थे कि तब तक क्या हो गया कि चेतक उस पार चला गया। तो इस अलंकार को, अतिशयोक्ति अलंकार को कुछ मज़ेदार गाने के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊं, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अब देखिए कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद लाऊंगा। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई किसी के लिए चांद ले आए। अब ऐसा तो चांद कोई सेब थोड़े है कि तोड़ के ले आएगा। मतलब क्या है, वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसी तरह रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। अब देखिए कुदरत हैरान हो रहा है, हैरान होना क्या, अतिशयोक्ति वर्णन है, बहुत बढ़ा चढ़ा के एकदम। उसी तरह तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मतलब कि हीरो कह रहा है हीरोइन को कि ये जो रात दिन में इसलिए हो गया कि तुमने काजल लगाया। बिल्कुल असंभव सा वर्णन। या तारे हैं बाराती, चांदनी है या बारात। अब तारे और चांदनी बारात कैसे हो सकते हैं, आप खुद से सोचिए। तो इसका मतलब कि यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसलिए इस तरह की काव्य पंक्तियाँ अगर आपको मिलती है जहाँ लगता है कि बिल्कुल असंभव सा वर्णन है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब जल्दी से कुछ एक एक वर्ड वाला ट्रिक से इसको समझते हैं कि तुलना जब होगा काव्य पंक्ति में, उपमेय और उपमान के बीच तुलना होगा तो क्या होगा, उपमा अलंकार। अगर सीधी समानता बता जाए, जैसे सीता चांद है तो रूपक अलंकार। ध्वनि का खेल समझिए, च च च र र र, रघुपति राघव राजा राम र र र। अगर वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। और क्या था, प्रकृति इंसान बने यानी कि मानवीकरण अलंकार। इसके बाद था बहुत बात को बढ़ा चढ़ा कर, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई वर्णन हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए ये सारा खेल इसलिए है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले साल के कुछ जो प्रश्न हैं उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है। अब आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा कि कौन सा अलंकार। तो आपको याद है च च च, वर्ण की आवृत्ति, कौन सा अलंकार, समझ गए होंगे, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए एक शब्द दो बार आया है, एक शब्द दो बार आया और उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो कौन सा अलंकार, समझ गए होंगे, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब देखिए पानी शब्द जो है उसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा था एक शब्द का कई अर्थ हो,
तो इसका मतलब है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, तुम्हारे वचन जो है बहुत ही कोटि कुलिस के समान है। अब संबंध समानता, अब उपमेय और उपमान के बीच समानता बता रहा है, तो मतलब उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब देखिए चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौना के एक समान बता दिया, एक रूप बता दिया, और दोनों के बीच मैंने याद करा था कि अगर रूपक अलंकार में क्या होता है कि योजक चिन्ह हाइफन लगा होगा तो भी आप अंदाजा लगाइए कि ये रूपक अलंकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। ऐसा लग रहा है कि मेहमान शहर के आए हैं, तो यहाँ देखिए एक शब्द आ रहा होगा ज्यों। अब ज्यों से आपको तो लग गया होगा जनु मनु जानो मानो ज्यों, ये सब शब्द कहाँ आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वीडियो ही एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आसान व्याकरण वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो ताकि मैं बनाता रहूं। अगर आपको अलंकार समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।